अब शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग के अंदर। आप जानने वाले हो कि कैसे इस तरह का एक ऑफर डिजाइन किया जाए, इस तरह का एक इररेजिस्टेबल टाइप ऑफ ऑफर दिया जाए कि कस्टमर आपका खुद को खुद ही बेवकूफ समझने लग जाए। अगर उसको मना भी करना होगा ना तो वो मना कर ही ना पाए। एक एक चीज को लिखते रहिएगा, एक एक चीज को समझते रहिएगा, ताकि आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज, आज मैंने आपके लिए स्पेशली स्लाइड शो बनाया पूरा, ताकि आपसे कोई भी पॉइंटर मिस ना हो जाए। तो आप चाहिए होगा तो बाद में मैं ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी आपको एक एक चीज नोट डाउन भी करना है ताकि आपके दिमाग में एकदम तरीके से एडजस्ट हो जाए सारी बातें। ठीक है। नाउ प्राइस वर्सेस वैल्यू। प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है। आप कितना प्राइस चार्ज करो तो खुशी खुशी इंसान देगा। एक बार क्या हुआ, मैंने यहां पे एक फोटो लगाई हुई है, एक ऐसे ही बाप बेटे की फोटो लगाई है, ये बताने के लिए कि एक बार क्या हुआ। मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड जो है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, वो लगभग 2.5 लाख रुपए की एक सर्विस सेल करता है। कितने की? 2.5 लाख रुपए की सर्विस सेल करता है। अब उसके फादर साहब ने एक बार क्या किया, एक फोटोग्राफ देख ली उसने, अपने इंस्टाग्राम पे डाला होगा, तो फादर साहब ने देखा कि बहुत सारी भीड़ है, एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर मेरा दोस्त बुलाया गया है, और उस भीड़ के अंदर एक बहुत बड़े वेन्यू में वो पूरी भीड़ लगी हुई है। ठीक है, वेन्यू भी बहुत बड़ा सा है, बहुत सारे लोग आ रखे हैं, और लोग एकदम ऐसे लग रहे हैं प्रीमियम क्लाइंट्स लग रहे हैं। और उसके बेटे को प्रेज किया जा रहा है, उसके बेटे के लिए स्टेज पे तालियां बजाई जा रही हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लोग बहुत तारीफें कर रहे हैं उस इंसान की। तो जब ये फोटो वो देखते हैं, स्लाइड शो के अंदर वीडियोस भी होती हैं, तो देखते हैं, उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है, उनको बहुत डर लगने लग जाता है। ठीक है, उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट नहीं होता, उनको इनफैक्ट डर लगना शुरू होता है कि भाई, वो कॉल करते हैं मेरे दोस्त को, मेरे दोस्त ने ये पूरी कहानी मेरे को बताई थी कि वो कॉल करते हैं उस अपने बेटे को, और उससे पूछते हैं कि भाई जो तू कर रहा है वो लीगल तो है ना, पक्का लीगल है ना। उनको पता है ना ये बात कि वो तेरे को 2.5 लाख रुपए महीने का देते हैं, जो काम तू करता है उसके लिए वो 2.5 लाख रुपए देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कितना ज्यादा वियर्ड लगता है ना, कि लोगों को या किसी को, खुद के बाप को यकीन नहीं हो पा रहा है कि इतना जो मैं पैसा चार्ज करता हूं, 2.5 लाख रुपए। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, और ये भी नहीं कह सकते उसके फादर साहब रॉन्ग है, उनके फादर साहब गलत है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो दिमाग है ना, मतलब हम सबकी एक यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल लिमिट होती है। हम जब बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करने की बात करते हैं, जब लोग अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा का नंबर सुन लेते हैं जो उनका ब्रेन डाइजेस्ट ही ना कर पाए, तो वो समझते ही नहीं है भाई। उनको ये स्किल है, ये वैल्यू है, कुछ भी समझ नहीं आता। उनको सीधा ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ स्कैम चल रहा है, कुछ ना कुछ अनफेयर चीज है, कुछ ना कुछ इलीगैलिटी चल रही है। बिकॉज द ह्यूमन ब्रेन सबकॉन्शियसली मेजर्स मनी थ्रू सेल्फ कंपैरिजन। वो देखते हैं कि अगर यार मैं इतने घंटे काम करता हूं, मैं दिन के 8 घंटे काम करता हूं, 10 घंटे काम करता हूं, तब जाके पूरे महीने में मैं 50,000 रुपए कमाता हूं, और ये इंसान एक क्लाइंट को ये चीज सेल करने के 2.5 लाख रुपए ले रहा है। कई लोग आपके साथ भी कंपेयर करते होंगे ना, यस और नो? कई लोग कंपेयर करते होंगे ना कि भाई मैं इतनी टाइम मेहनत करता हूं, पूरे पूरे महीना मेहनत करता हूं, और तुम एक सेल करते हो और उसके बाद तुमको कितना मिल जाता है? तुम महीने का बता रहे हो कि 2 लाख रुपए कमा लिए तुमने, 3 लाख रुपए कमा लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? करते हैं नहीं करते कंपेयर लोग? क्योंकि लोग अपनी साइकोलॉजिकल लिमिट के हिसाब से ही सोचते हैं। अब उसने क्या किया अपने फादर के साथ, उसने उनको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा कि पापा आप ये बताओ कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता देता हूं, आपको पूरा ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन करके दे देता हूं, जिससे मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस के अंदर आप साल का 30 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लो, तो वो चीज सीखने के लिए क्या आप मुझे 2.5 लाख रुपए दोगे? तो अब उसके फादर का दिमाग चेंज होता है। आपके फादर सीधा सीधा बोलते हैं कि हाँ, सडनली द एंटायर कन्वर्सेशन फ्लिप्स। वो सीधा समझ में आने लग जाती है। अब देखो, प्राइस सेम है, 2.5 लाख रुपए पहले भी थे, 2.5 लाख रुपए अभी भी है। सर्विस सेम है, पहले भी वही सर्विस दे रहा था, अभी भी सर्विस दे रहा है, लेकिन अब जो प्रेजेंट किया गया उसका आरओआई की तरह फ्रेम कर दिया गया कि आप जो लगा रहे हो ना, उसका रिटर्न जो है। अब रिटर्न जब इंसान सोचता है तो अपने आप ही कॉस्ट पे दिमाग लगाना इंसान बंद ही कर देता है। सीधा उसके फादर को समझ आ गई कि अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो इंसान कर सकता है। अगर तुम पूरा पूरा इस तरह से अपनी चीज को डिजाइन करते हो कि सामने वाले इंसान को प्राइस फील ही ना हो, आपको फ्रेम करना पड़ेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरह। कैसे? लेकिन सबसे पहली चीज यह है कि अगर आपका खुद का, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ योर माइंड रिजेक्ट्स हाई प्राइसेस इमोशनली, नो फ्रेमवर्क विल वर्क। आज के इस वेबिनार के अंदर, इस मीटिंग के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से पूरा
प्राइसिंग को आप फ्रेम करोगे ताकि सामने वाले इंसान को कैसा फील हो कि मेरे को तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है भाई, जितना मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं उससे कहीं गुना ज्यादा मेरे को रिटर्न मिलने वाला है। कितने लोगों को यहां तक बात, ये वाली बात क्लियर हुई है? देखो, प्राइस टू वैल्यू डिस्क्रिपेंसी क्या होती है? प्राइस टू वैल्यू डिस्क्रिपेंसी, इसको क्या कहा जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है? अगर सामने वाले इंसान को जो वैल्यू मिलने वाला है, वो जो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा फील हो, अगर उसको फील होता है कि जो मुझे मिलने वाला है, मैं दे रहा हूं 50,000 लेकिन मेरे को जो चीज मिल रही है ना वो 1.5 लाख से कम की चीज है ही नहीं। ये मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं। इंसान अपने आप खुशी खुशी खरीद लेगा बिना किसी क्वेश्चन के, बिना, लेकिन उसको फील होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर उसको फील होता है कि भाई मैं 50,000 दे रहा हूं, मेरे को 1.5 लाख रुपए की वैल्यू मिल रही है, तो वो बहुत खुशी खुशी खरीदेगा। अगर ऐसा लगेगा कि जितना मैं दे रहा हूं उतने की ही वैल्यू है, 50,000 दे रहा हूं तो 50,000 की वैल्यू है, तो वो हेजिटेट होगा, हेजिटेंट होगा, आपसे 10 तरह के सवाल पूछेगा, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस देगा, इंसान हेजिटेट करेगा। और अगर गलती से उसे फील हो गया कि भैया इसकी वैल्यू तो इतनी सी है पर मैं प्राइस दे रहा हूं इतना, चुपचाप मुंह बंद करके सीधा भाग जाएगा। कस्टमर आपको कुछ नहीं बताने वाला, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देने वाला, आपको कोई सिग्नल नहीं देने वाला, आपको कोई फीडबैक नहीं देने वाला, वो चुपचाप सीधा भाग जाएगा। तो हमारा काम क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर, हमारा पूरा सोल पर्पस होता है कि भाई हमें सामने वाले को फील करवाना है कि जो आपको मिल रहा है दैट इज वर्थ मोर देन व्हाट यू आर गिविंग अस। अब ये काम किसका है? ये काम तो एक सेल्स जो कर रहा होगा उसी इंसान का होगा ना। करना कैसे है ये चीजें हम सीखने वाले हैं आज के इस पूरे वेबिनार के अंदर, बट ये करना है, ये लिख लो कहीं पे, ये आप खुद भी सोच सकते हो। जो आप सोचना शुरू करोगे शांत दिमाग से बैठ के, कोई भी क्वेश्चन देते हो अपने आप को और उसका आंसर ढूंढना शुरू करते हो, आपका दिमाग, आप हैरान हो जाओगे, आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा कि ऐसे ये बोल के तुम वैल्यू बढ़ा सकते हो, ये बोल के तुम ये चीज क्रिएट कर सकते हो। और परसेप्शन ही क्रिएट करना होता है, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। तो यहां पे ये चीज लिखी हुई है मैंने कि योर जॉब एज अ बिजनेस ओनर इज नॉट टू लोअर द प्राइस। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऑफ करूं मैं यार, अब दिख रहा है, स्क्रीन पूरा दिख रहा होगा आपको। आपका काम, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आपका काम ये नहीं है कि आप प्राइस को कम कर दो, क्योंकि वैल्यू आपको बढ़ाना आ नहीं रहा है, लेकिन आपका एक्चुअल जॉब यह है कि आपको परसीव्ड वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा इतना तगड़े तरीके से, इतना ड्रामेटिकली, इतना ड्रास्टिकली कि सामने वाले को प्राइस एकदम ही ज्यादा छोटा लगने लग जाए। क्योंकि पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट्स, लोग कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग सीधा सीधा डील खरीदते हैं। डील कैसी? यही वाली डील कि अगर उनको लगेगा, यहां पे जो हमने अभी पढ़ा, कि अगर उनको लगेगा कि भाई वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो बहुत ज्यादा है जो मैं प्राइस पे कर रहा हूं उसके मुकाबले, वो अपने आप खरीदना शुरू कर देगा। क्लियर है? अब देखो, ये बात बहुत ध्यान से समझना। आपका जो भी प्रोडक्ट होगा ना, जैसे हमारा जो भी प्रोडक्ट है, अभी BYOB के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, जैसे हमारा आईडिजिटनॉर में बहुत सारे हमारे पैकेजेस हैं, तो जो भी प्रोडक्ट है अगर उसके वैल्यू को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, अगर उसके प्रोडक्ट को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, फिर भी वो अपने आप गिरता चला जाता है। वैल्यू हमेशा गिरती रहती। क्यों? क्योंकि लोगों को ना आदत पड़ जाती है, लोगों को उतना वैल्यू रिसीव करने की तो आदत ही पड़ जाती है कि इतना तो चलो बनता ही है, इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसको आदत है भाई, उसकी एक्सपेक्टेशन अब बढ़ चुकी है। अब प्रॉब्लम कहां आती है? ये देखो, यहां ग्राफ देख रहे हो आप, वैल्यू जो है वो विथ टाइम अपने आप डिक्रीज होती चली जाती है, अपने आप डिक्रीज होती चली जाती है। आप कुछ छेड़ो मत, जो चीज 4 साल पहले मिल रही थी वही चीज आज दोगे, तब उस चीज की उतनी वैल्यू नहीं रहती है जितनी वैल्यू 4 साल पहले थी। तो वैल्यू क्या है? विथ टाइम अपने आप डिक्रीज होता चला जा रहा है। और प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस 4 साल पहले भी उतना था, आज भी उतना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वैल्यू नीचे गिर रही है और प्राइस मिल रही है। जैसे ही ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कैंसलेशन। ठीक है, जहां पे वैल्यू भी नीचे आ चुकी है और प्राइस उतना ही है, तो इस पॉइंट पे, इससे नीचे जाएगी तो भाई बंदा तो भाग ही जाएगा, कस्टमर आपका सीधा भाग गया, आपकी तरफ देखेगा अभी नहीं। बट यहां पे इस पॉइंट पे भी सामने वाला अपने आप हेजिटेंट होना शुरू कर देता है। वो हो सकता है आपको बिल्कुल कंप्लेन ना करे, हो सकता है बिल्कुल कोई फीडबैक ना दे, वो सिंपली मुंह बंद करके गायब हो जाएगा। आप सोचोगे भाई यार सेल क्यों नहीं आ रही, सेल क्यों नहीं आ रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स, ज्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, जैसे उनको फील होता है कि यार मेरा सेल गिर रहा है, मेरे को चर्निंग हो रही है, मेरे बिजनेस में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, वो क्या करते हैं, उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है? सबसे पहली चीज एक बिजनेस ओनर क्या सोच सकता है भाई, कि चल मैं ना थोड़ा सा प्राइस को कम कर देता हूं। क्या सोचेगा?
आप होगे तो क्या सोचोगे बताओ? कोई भी इंसान क्या सोचेगा? यही सोचता है इंसान यार कि मैं ना थोड़ा सा प्राइस कम करके देख लेता हूं, फ्री गिफ्ट दे देता हूं, कुछ डिस्काउंट दे देता हूं, कुछ रिड्यूस कर देता हूं, यही सारा सोचता है एक आदमी, राइट? अब ये होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि भाई पैसा कम करना इज द सिंपलेस्ट वे टू इंक्रीज प्राइस टू वैल्यू गैप। सही बात है। आप जो, अगर मान लो यहां पे पॉइंट ऑफ कैंसलेशन है आपका, आपने प्राइस को थोड़ा और नीचे लेके आ गए, यहां पे लेके आ गए, तो अब प्राइस यहां है लेकिन वैल्यू तो फिर भी गिरती जा रही है। तो हो सकता है अभी वैल्यू यहां पे है, कुछ टाइम में आपका वैल्यू यहां पे गिर जाएगी, और प्राइस गिराते 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 कितना लेके आ जाओगे भाई? प्राइस का एक फ्लोर होता है ना, प्राइस जीरो तक ही लेके जा सकते हो ना, इससे नीचे कहां लेके जाएगा कोई भी इंसान। बट वैल्यू बढ़ाने की कोई सीलिंग नहीं होती, तो हमारे को वैल्यू बढ़ाने पे ज्यादा दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। प्रीमियम प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? प्रीमियम प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्या लगता है आपको? क्योंकि ज्यादातर फाउंडर्स को यह लगता है, जैसे आपने अभी, अगर हम 85,000, 1 लाख, 2 लाख के प्रोडक्ट पे भी काम करने वाले हैं, 5 लाख के प्रोडक्ट पे भी काम करने वाले हैं, आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें होंगी, तो आपका दिमाग बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि मैं प्रीमियम प्राइसिंग पे क्यों काम करना चाहता हूं। ज्यादातर फाउंडर्स की दिक्कत ये होती है, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स की दिक्कत ये होती है कि भाई अगर मुझे ज्यादा कस्टमर्स मिल जाएंगे ना, जितने ज्यादा कस्टमर्स को मैं सॉल्व करूंगा उतना ज्यादा मेरे को हर एक चीज मेरे लिए आसान हो जाएगी, एवरीथिंग विल वर्क आउट। बट आप इस बात को समझो कि अगर आपके पास ज्यादा कस्टमर्स आ गए, ज्यादा कस्टमर का मतलब ज्यादा सक्सेस नहीं होता है। अगर आपका मार्जिन बहुत कम है ना, तो ज्यादा कस्टमर का मतलब ज्यादा परेशानी है, ज्यादा सपोर्ट देना पड़ जाएगा, ज्यादा कंप्लेंट्स आएंगी आपके पास, ज्यादा ऑपरेशनल प्रेशर होगा आपके पास, ज्यादा एग्जॉशन होगा, ज्यादा आपका दिमाग खराब होगा। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ जिस ट्रेडमिल पे आप आराम से भाग रहे थे, अब आप बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपके प्राइस में कोई मार्जिन है नहीं, और मार्जिन नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हो आप ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो। मार्जिन नहीं है तो क्या हो गया? वॉल्यूम पे खेलेंगे। मार्जिन अगर 1,000 रुपए, 500 रुपए तो क्या हो गया? हम 1 लाख लोगों को बेचेंगे। सोचो 1 लाख इंटू 500 कितना होगा? अब ऐसी सोच रखने वाले आदमी के पास भाई प्रॉफिट इज ऑक्सीजन। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आपकी क्वालिटी अपने आप ड्रॉप हो जाएगी, आपकी सर्विस अपने आप खराब हो जाएगी, आपका स्टाफ अपने आप भागना छोड़ देगा, भागना शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं दे रहे आप उसको। समझ रहे हो? और फाउंडर जो है ना, वो चिढ़ने लग जाता है उसके बाद कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर से पैसा उसने कमाया नहीं है। अब कस्टमर के 10 तरह के कंप्लेन, कस्टमर के 10 तरह के चोंचले, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको इतनी इरिटेशन होती है कि इसको भगा, मेरे को चाहिए ही नहीं। वो इरिटेट होता है कस्टमर से, और अगर वो इरिटेट होना शुरू होगा, गेम खत्म, इंटेंट ही खत्म हो जाएगा ना सामने वाले इंसान का किसी की मदद करने का। शुरुआत उसने क्यों करी थी? ये सोच के कि नहीं नहीं जी, मेरे को तो मदद करनी है, मेरे को वैल्यू क्रिएट करना है, मुझे कम पैसे में ज्यादा चीजें देनी है लोगों को। बट एक्चुअली जब प्रॉफिट इज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ही नहीं बचा तो सामने वाला इंसान कैसे काम कर पाएगा? एक बिजनेस अगर खुद ब्रीद नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता, वो किसी और को मदद क्या करेगा भाई? तो प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि आप चार्जिंग मोर इज नॉट एक्सप्लॉइटेशन, राइट? चार्जिंग मोर इज आप एक क्लाइंट के ऊपर ज्यादा दिमाग लगा पाते हो, आप सच में बेटर आउटकम्स क्रिएट कर पाते हो, आप एक सिस्टम को क्रिएट करने में इन्वेस्ट कर पाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में पैसा लगा पाते हो। तो सीधी बात यह है, कम पैसों पे रिस्क जो होता है वो कस्टमर को भी पता होता है कि मेरा ही रिस्क है। चाइनीज कोई फोन खरीद के लाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि ये ज्यादा तेज, ज्यादा टाइम हो सकता है चले ना चले, अगर एक बार गिराऊंगा तो हो सकता है टूट जाए। बट एप्पल जो लेके आता है ना, उसको पता होता है 2-4 बार गिरेगा, 1-2 बार गिरने में डर रहता है क्योंकि उसे आदत होती है आईओएस से एंड्रॉइड से आईओएस पे आने की। बट जब 2-4 बार गिरता है और वो देखता है कि ये तो टूटता ही नहीं है, तो उसके बाद वो बड़ा निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है भाई रिस्क फैक्टर मेरा 0 हो चुका। और अब एप्पल के इकोसिस्टम ने उसको अपना बना लिया भाई, क्योंकि अगली बार जब अगले साल नया प्रोडक्ट आएगा तो उसका अपने आप क्या मन करेगा कि मुझे यही खरीदना है। भाई एक बार खरीदो, टेंशन फ्री रहो। कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो यही चीज होती है, सस्ता रोए बार बार। बिजनेसमैन भी रोता है और कस्टमर भी रोता है। कस्टमर क्यों रोता है भाई? देखो यहां पे बहुत क्लियरली कुछ चीजें समझाई गई हैं। एक बोलता है विशियस साइकिल, एक होता है वर्चुअस साइकिल। अगर आपका प्राइस कम है तो आपको कस्टमर भी कैसा मिलता है भाई? कस्टमर आपको ऐसा ही मिलेगा जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होगा, बहुत ज्यादा कंप्लेन करेगा, आपके टाइम की बहुत कम वैल्यू करेगा, आपको तुरंत ब्लेम करेगा, सर आपकी गलती है, सर कंपनी की गलती है, सर इसकी गलती है, क्योंकि उसका कुछ इन्वेस्टेड नहीं है। वो बहुत कम कमिटमेंट के साथ आया और तुरंत छोड़ भी देगा। थोड़ी सी परेशानियां होंगी, वो तुरंत गायब, क्योंकि उसका कुछ, मेरे बाप का क्या जाता है भाई, ज्यादा कुछ लगा ही नहीं है।
और जब ऐसा होता है ना, जब कस्टमर, देखो कस्टमर बैड पीपल नहीं होते, खराब लोग बिल्कुल नहीं होते, सिर्फ इतनी सी बात है कि उनका स्किन इन द गेम नहीं है, दे आर वेरी लेस इन्वेस्टेड। 3,000 5,000 10,000 20,000 जब लगाते हैं ना, तो बहुत कम इन्वेस्टेड होता है इंसान। हाँ, आप में बहुत ज्यादा, मतलब आप जो हमारे आइडियल में और फैमिली के लोग हैं, वो बहुत इन्वेस्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनका विजन बहुत स्ट्रांग होता है। मैं मार्केट के बिजनेस की बात कर रहा हूं, जहां पे मान लो सिर्फ 500 रुपए में कोई प्रोडक्ट लिया किसी इंसान ने, वो बहुत कम इन्वेस्टेड है। जब कम इन्वेस्टेड है तो वो उतना ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालता उस चीज। मान लीजिए किसी जिम की जो फीस है वो सिर्फ 600 रुपए की है, अब उसने 600 रुपए दे दिए, वो इतना सीरियस ही नहीं है। सीरियस नहीं है तो आउटकम कहां से आएगा? और आउटकम नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है ना, अगर मतलब किसी ने कम अमाउंट पे किया तो भैया कोई अर्जेंसी नहीं है उसके ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, कोई इंटरनल कमिटमेंट नहीं है उसके अंदर, तो उसकी लाइफ में सीधी सीधी बात, उसका कुछ भी इंपैक्ट नहीं आने वाला। लो कमिटमेंट आएगा तो पुअर रिजल्ट्स आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है कि भाई मेरे यहां पे रिजल्ट क्यों नहीं आता। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो आप धीरे धीरे वैल्यू और कम करने लग जाते हो, और फिर आप क्या करते हो, और ज्यादा प्राइस कम करने की कोशिश करते हो, और प्राइस कम करोगे तो और ऐसे लोग आएंगे जो आपका दिमाग खराब करेंगे। हाई प्राइस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। जो भी इंसान आएगा उसका कमिटमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है कि मुझे यहां से, आप सोचो ना, आपने अगर किसी बिजनेस के अंदर 30 लाख रुपए लगा दिए तो क्या आप उतनी आसानी से ही छोड़ दोगे क्या, जितनी आसानी से 30,000 के बिजनेस को छोड़ देता है इंसान, या 50,000 के बिजनेस को छोड़ देता है इंसान? अगर 30 लाख लगे हैं, मैंने जब अपनी जिंदगी में काम करना शुरू किया था, मेरा पहला थॉट यही था जब पहली बार बिजनेस किया था। तो फोन की जो कंपनीज हैं, वो फोन की कंपनीज कितना चार्ज करती हैं, क्या लगता है आपको? एंड इसके अलावा ये जैसे फेसबुक है, मेटा एड्स हैं, मेटा एड्स, अभी पता है व्हाट्सएप बैन क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप बैन, व्हाट्सएप बैन, व्हाट्सएप बैन। कितने लोगों का आप सुना है आपने कि व्हाट्सएप बैन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है? क्यों प्रॉब्लम चल रही है पता है? क्योंकि यूएस ने और इंडिया ने प्रेशर डाला यूएस के ऊपर, और यूएस ने अभी बहुत अच्छे से डंडा करा हुआ है फेसबुक पे। क्योंकि ये जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स थे, अभी गेमिंग के बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, आपको पता है, ये गेमिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे या जितनी भी कंपनीज थी, उन सबके ऊपर केसेस हुए हैं और बिल्कुल बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो अब मेटा एड्स जो है ना, वो कितने बिलियन का चलाता था पता है? आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था, लगभग $15 बिलियन की एड्स या 15 बिलियन एड कॉपीज पर डे चल रहे थे मेटा के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग एप्स को प्रमोट करने के। तो जब ऐसा हुआ है तो यूएस गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस को बोला, और यूएस गवर्नमेंट ने बिल्कुल तरीके से स्क्रूटनी कर दिया फेसबुक के ऊपर कि भाई जब तुमको पता है कि ये सब कुछ जो है मनी मार्केट में गेम खेला जा रहा है और ये काला धंधा है पूरा पूरा, तो तुम ऐसे एड्स चलने ही क्यों देते हो? ये न्यूज पढ़ी है मैंने। अब एक बात सोचो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड्स दिखाती है ये फेसबुक, ये मेटा, ये व्हाट्सएप कस्टमर्स को, बट क्या उनके लिए कोई कॉस्ट है? उनके लिए तो कोई कॉस्ट नहीं है, उनके पास तो कस्टमर है ही है, जीरो कॉस्ट। उनके पास तो पूरी ऑडियंस पड़ी हुई है, बट वो आपसे कभी कभी एक लीड के 100 रुपए चार्ज करते हैं, कभी एक लीड के 200 रुपए चार्ज करते हैं, कभी कोई लीड 20 रुपए का मिल जाता है। राइट? राइट? तो इट्स नॉट अबाउट प्राइसिंग। प्राइस तो आप जितना मर्जी चार्ज करो, इट्स अबाउट वैल्यू क्या दे रहे हो, परसीव्ड वैल्यू क्या है। कितने लोगों को बात समझ में आई? परसीव्ड वैल्यू क्या है? जो आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इसकी परसीव्ड वैल्यू क्या, उसको समझ में आ रहा है? क्या कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि जो मैं पे कर रहा हूं ना, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मुझे मिल रही है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर तो आप गलत कर रहे हो, और अगर ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता भाई। अब चलिए समझते हैं एक एक करके कि कस्टमर को भैया क्या चाहिए होता है। समझने को तैयार हो? कस्टमर को चाहिए क्या रहता है? सबसे पहली चीज कस्टमर का आपको समझना पड़ेगा। अब लिखना शुरू कर देना, ध्यान से एक एक बात को समझते चलना। सबसे पहली चीज आपको देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर का ड्रीम आउटकम क्या है, वो चाहता क्या है भाई। जो भी वो अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, मान लो प्रिंट ऑन डिमांड की सर्विस खरीद रहा है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रहा है, तो क्या वो उस ज्वेलरी को खरीदना चाहता है, या क्या उस बिजनेस को स्टार्ट करना उसका ड्रीम आउटकम है, या फिर उस बिजनेस से जब पैसा आएगा तो उसके समाज में, उसके पति की नजरों में जो उनकी इज्जत होने वाली है, वो उनका ड्रीम आउटकम है। आउटकम क्या है? और याद रखना, इंसान हमेशा फीलिंग से मोटिवेटेड होता है, चीजों से मोटिवेटेड नहीं होता।
मेरे को अगर जिम ज्वाइन करना है तो मेरा मेन आउटकम जिम ज्वाइन करना नहीं है, मेरा मेन आउटकम है कि मैं शीशे में जब खड़ा होकर खुद को देखूं तो मेरे को अच्छा लगे। या मैं लेट्स से कोई लड़की है तो वो लड़की अपनी शादी में या अपने दोस्त की शादी में जब जाए साड़ी पहने तो बहुत अच्छी खूबसूरत दिखे। उनका ड्रीम आउटकम क्या है? जिम ज्वाइन करना, एक्सरसाइज करना, बहुत एकदम वर्कआउट करना, ठीक है, अच्छा खाना खाना। ये उनका ड्रीम आउटकम नहीं है। तो आप जितना मर्जी बोल लो कि 24/7 सपोर्ट, अनलिमिटेड वर्कआउट्स, ये सारा फीचर होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि मेरे कस्टमर का ड्रीम आउटकम क्या है। समझ में आ गई बात? दूसरा, हाउ लाइकली इज इट दैट आई विल अचीव इट। कस्टमर को इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या गारंटी है, मैं कर ही लूंगा, मेरे को मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा मेरे लिए, इस बात की गारंटी कितनी है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर में काम करना शुरू करता है तो उसका सबसे पहला तो आपको यह समझना है कि इसका ड्रीम आउटकम क्या है, ये क्या चाहता है भाई, ये एग्जैक्टली इसकी सोच कहां तक जा रही है। क्या ये अपने पापा के लोन को ऑफ करवाना चाह रहा है ताकि इसके पापा की दिल में इसके लिए प्यार बढ़े, इज्जत बढ़े, अपने पापा को सपोर्ट कर पाए? क्या ये अपने कॉलेज की फीस भरना चाह रहा है ताकि इसके घर वालों पे थोड़ा कम प्रेशर हो? इसकी फीलिंग क्या है? क्या ये अपने दोस्तों के बीच में थोड़ी सी इज्जत क्रिएट करना चाह रहा है? क्या ये अपने गर्लफ्रेंड को थोड़ा अच्छे तरीके से घुमाना फिराना चाहता है? इसके पास पैसों की कमी है, ये करवा नहीं पा रहा, ये एग्जैक्टली चाहता, या ये थोड़ा सेटल होना चाहता है ताकि इसकी शादी जल्दी हो जाए? इसका ड्रीम आउटकम क्या है? ये हर जगह पे आप इंप्लीमेंट करोगे। हाउ लाइकली इज इट टू अचीव, क्या गारंटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसको अचीव कर लूंगा। तीसरा, कितना टाइम लगेगा भाई, कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, कितना टाइम लगने वाला है। चौथी चीज, कितने एफर्ट मुझे करने पड़ेंगे या कितने सैक्रिफाइसेस मुझे करने पड़ेंगे ताकि मैं इस चीज को अचीव कर लूं। अब क्या है, ऊपर की जो दो चीजें हैं इसको हमें कोशिश कर करके इंक्रीज करना है कि उसके ड्रीम आउटकम को अचीव करवाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा दूं और उसके ड्रीम आउटकम को समझ के मैं दिखा पाऊं कि हाँ ये एग्जैक्टली यहां से पॉसिबल है, अचीव किया जा सकता है। और नीचे की दो चीजें हैं, दो चीजें कि कितना टाइम लगने वाला है और कितना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इन दो चीजों को मैं जितना मिनिमाइज कर सकूं, रिड्यूस कर सकूं, कम कर सकूं, उतना ज्यादा मेरे कस्टमर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो बोलेगा कि हाँ मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे ये तुरंत जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट मेरे को आप बताओ कैसे करना है शुरुआत। ठीक है, तो जैसे कि बड़े सारे बिजनेस के अंदर ऐसा होता है ना कि ड्रीम आउटकम पे तो सभी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जिम का ही एग्जांपल लेते हैं कि भैया एक वेरिएबल होता है, सभी बोलेंगे कि मैं आपको मदद करने वाला हूं कि आप कैसे अपना वजन लूज करोगे, हर एक इंसान वही बोलता है। या फिर बिजनेसेस के अंदर अगर देखो तो हर इंसान विल हेल्प यू हाउ टू मेक मनी, विल हेल्प यू हाउ यू कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम। ठीक है, तो ये हर एक इंसान ही मदद करता है, विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर बिजनेस, ये बातें सभी बोलते हैं। एवरीवन प्रॉमिसेस द सेम ड्रीम। तो जो ड्रीम आउटकम है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। आप गेम कहां पे खेलोगे कि आप कितना सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले इंसान को, कितनी ज्यादा स्पीड से सर्टेनिटी प्रोवाइड कर रहे हो और कितना ज्यादा इजी तरीके से आप सर्टेनिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आई है? बात कितने लोगों को यहां तक की समझ में आ गई है? क्लियर है? सिंपल है ना। यहां के ये जो दो चीजें हैं, ये जितनी ज्यादा बड़ी करके दिखा दोगे आप उतना ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और ये दो चीजें जितनी बड़ी दिखेंगी उतना ज्यादा वैल्यू आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको हमें बड़ा करना है और इसको हमें छोटा करना है। क्लियर है? आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, राइट? अब देखो यहां पे एक चीज है कि आप कितना मर्जी अच्छा कर लो भाई, जब तक सामने वाले को फील नहीं होगा कि ये अच्छा है तब तक वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, किसी को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वैल्यू इज नॉट क्रिएटेड इन द प्रोडक्ट, वैल्यू इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द बायर। वैल्यू तो आप जितना मर्जी देखो, कोई भी इंसान बिजनेस शुरू करता है तो वो चाहता तो है कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, बट जरूरी नहीं है कि हर बार आप आउट ऑफ द वे जाके जो आप नहीं भी कर पा रहे हो वो भी आप करने। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, ये एक मैप है लंदन में
अंडरग्राउंड पूरी टनल चलती है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड जो टनल चलती है उसका मैप ये पहले का मैप है, पहले, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंप्लेन करना शुरू होगा कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, बिल्कुल भी समझ, कोई कोई रूट बिल्कुल क्लियर नहीं है इसके अंदर। बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप जो है इसको सही करवाओ, कुछ भी करो सही करवाओ। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च सकती थी कि वापस से काम करते हैं, टनल को वापस बनाते हैं, ट्रेन्स जितनी भी जा रही हैं उसको रीरूट करते हैं हम, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया जा सकता है उतना ऐड करते हैं ताकि हम इसको सही करें। बट गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करती। गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इस मैप को रीडिजाइन कर दिया। ये मैप था पहले एकदम कंफ्यूजिंग सा, ऐसे 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 ऐसे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस मैप को रीडिजाइन कर दिया। और जैसे ही रीडिजाइन किया उन्होंने लाइंस को सारी सिंप्लीफाई कर दी, रूट्स को सीधा सीधा स्ट्रेट कर दिया, सारे कनेक्शंस को बिल्कुल क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया। सीधा सीधा जितनी भी नागरिक थे इस देश के, उनका स्ट्रेस भी ड्रॉप हो गया, उनके कंप्लेन भी आने बंद हो गए और उनकी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ गई। तो यहां पे क्या हमें समझ में आती है चीज, कि जरूरी नहीं है हर बार आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च के आप सारे व्हील को री इन्वेंट करने की कोशिश करो। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं कैसे सामने वाले इंसान के लिए इसको इजी फील करवा दूं। उसको फील होना चाहिए कि कितना ज्यादा इजी है, कितना ज्यादा क्लियर फील हो रहा है, कितना ज्यादा सेफ दिख रहा है ये, राइट। तो अब अगेन एंड अगेन आपको ये बात समझनी है कि लॉजिकल सॉल्यूशंस नहीं देने हैं, हमको साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस देने हैं। क्योंकि हमेशा देखो, जिम जाना लॉजिकल सॉल्यूशन है कि आप पेट एकदम क्लियर कर लोगे, अगर आप जिम जाओगे तो आपका पेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्या है, लॉजिकल सॉल्यूशन है। बट फिर भी इंसान पिल्स की तरफ, स्टेरॉइड्स की तरफ, फैट बर्नर की तरफ, ठीक है, अलग अलग तरह के ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं, माल जो आता है, सामान बोलते हैं इधर के लैंग्वेज में, जो ये दिल्ली के ट्रेनर्स होते हैं कहते हैं सामान लगवा ले, सामान ठुकवा ले। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, इस पे इंसान पैसा क्यों खर्चता है? सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको अपने फेस को ग्लो करना है तो आपको अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, आपको एकदम तरीके से मेडिटेट करना चाहिए, आपको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री जिंदगी चाहिए। ये है क्या, लॉजिकल सोल्यूशन। बट फिर भी साइकोलॉजिकल सोल्यूशन बिकता है कि भैया मैं वो करा लूं, क्या बोलते हैं उसे, फेस अपलिफ्टिंग सर्जरी भी होती है। एक और जबरदस्त चीज है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप बताओ, एक बहुत चलता है फेस को वो करने के लिए, क्या, बोटॉक्स, बोटॉक्स, बोटॉक्स बोलते हैं ना शायद, यस। क्यों चलता है जी? क्योंकि लोगों को लॉजिकल सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस चाहिए। कि कितनी जल्दी हो सकता है ये बताओ। मेडिटेशन करने से मुझे पता है मुझे शांति मिलेगी, मेरी स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगी, बट फिर भी मेडिकेशन मेरे को लेना है, क्यों? क्योंकि जल्दी होगा ना। टाइम को रिड्यूस कर दिया। देखो अभी हम पीछे क्या सीख रहे हैं, आपको दिखाना है कि आउटकम कितनी जल्दी अचीव हो जाएगा, कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आउटकम को अचीव करने की, टाइम कितना कम लगेगा, और क्या, कितने कम एफर्ट डालने पड़ेंगे मुझे। तो हमें क्या है, यहां इन चीजों को ध्यान रखना, कितना फास्टर है, कितना सेफ है, कितना इजी तरीके से होगा, और कितना ज्यादा सर्टेनिटी है जबरदस्त कि हाँ ये होगा ही होगा। गेटिंग इट? एवरीबॉडी गॉट इट? नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल मेन कंटेंट के साथ कि हमें एक एक करके क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का ड्रीम आउटकम को समझना है। अब ज्यादातर लोगों का ड्रीम आउटकम क्या होता है? ऑब्वियस रिजल्ट। ज्यादातर बिजनेसेस क्या सोचते हैं कि भाई जो रिजल्ट है वही आउटकम, वो मतलब वही ड्रीम आउटकम होना चाहिए ना। अगर कोई जिम ओनर है तो वो यही सोचेगा कि भाई लूजिंग वेट शुड बी द ड्रीम आउटकम ऑफ द पर्सन। अगर मैं जिम का ओनर हूं तो मैं यही सोचूंगा कि कोई भी इंसान आ रहा है तो या तो उसको बॉडी बनानी है, या तो उसको वेट गेन करना है, या तो फिर उसको क्या करना है, उसको वेट लूज करना है। तो यही उनका ड्रीम आउटकम होगा। करेक्ट है? ज्यादातर लोग जो पैसा बनाना सिखा रहे हैं, ज्यादातर कंपनीज, उनका मेन मकसद क्या होगा, उनको क्या लगेगा कि उनके कस्टमर का ड्रीम आउटकम यही है कि वो ज्यादा पैसा कमा पाए। जो बिजनेस कोच होते हैं उनको लगता है उनके कस्टमर का जो मेन ड्रीम आउटकम है वो ये है कि भाई वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है, ये सिर्फ सरफेस का डिजायर है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का है। अगर आप अंदर घुस के ध्यान से देखोगे ना तो इंसान एक्चुअली वेट लूज नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि भैया वेट लूज करने के बाद जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आएगा, या मतलब जितनी खुशी उसको मिलेगी जब लोग उसको एडमायर करेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं रोल्स रॉयस या मैं ऑडी या फिर मैं बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज,
कुछ भी डिफेंडर मैं इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि मुझे वो खरीदना है, मेरा ड्रीम आउटकम वो नहीं है। मेरा ड्रीम आउटकम ये है, या आपका भी यही होगा कि जब मैं वो डिफेंडर लेके चलूं तो लोग जो पलट पलट के मुझे देखें, या जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं जब मैं डिफेंडर से उतरूं मेरे कदम जमीन पे पड़े तो जो वट पड़े, जो लोग मेरे को देखे, वो मेरा ड्रीम आउटकम है, वो फीलिंग मेरा ड्रीम आउटकम है। कितने लोगों को बात समझ में आई? So the dream outcome is the functional result. Every time remember this. Dream outcome हमेशा आइडेंटिटी शिफ्ट या स्टेटस शिफ्ट होता है। ये वो नहीं होता कि हमें, अब समझो आपकी दो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट्स हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट आपको सेल करता है कि फैट लॉस हो जाएगा आपका, और दूसरा आपको सेल करता है कि आप अपने शादी में या आप अपने फ्रेंड की शादी में बहुत सुंदर दिखने वाले हो। ये आपको सेल कर रहा है, दोनों सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक का जो साइकोलॉजिकल वो है, मतलब स्लोगन है, वो ये है कि आपका फैट लॉस हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आपकी जो फ्रेंड की शादी होने वाली है ना, या फिर आपके जो कॉलेज का रीयूनियन होने वाला है, उसके अंदर आप बहुत स्लिम और बहुत सुंदर दिखने वाले हो। तो आपका दिमाग सिंपली, देखो सेम प्रोडक्ट है, सेम आइडेंटिकल चीज है, बट दोनों सपना अलग अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो। और कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे आप, क्या लगता है, पहला खरीदोगे दूसरा खरीदोगे? जब आपको कोई इस तरह का ऑफर दे दे, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो, बट एक प्रोडक्ट बोले कि आपका वजन लूज हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट बोले कि जी आपका जो रीयूनियन होने वाला है उसमें आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो। आपको जो साड़ी नहीं आती है ना मैडम, जो साड़ी नहीं आती है, वो साड़ी में जो आप दिखोगे, आहा, जो स्कर्ट पहनना आपने बंद कर दिया, या जो भी कपड़े आपको लूज, सॉरी बहुत टाइट आने लग गए, वो सब एकदम दूसरा ही प्रोडक्ट खरीदेगा इंसान। तो क्या है, सिंपली लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों को एडमिरेशन चाहिए, लोगों को रिलीफ चाहिए इनसिक्योरिटी से। और हमारा काम यही है कि हमें सामने वाले इंसान को ये सारी चीजें बहुत प्यार से प्रेजेंट करनी है, हमें उसके ड्रीम आउटकम को समझना। और जरूरी नहीं है हर बार उसका जो ईगो ड्रिवन ही हो कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए या मुझे एडमिरेशन चाहिए, मुझे जरूरी नहीं है हर बार ऐसा हो कि उसका ईगो उसको बूस्ट करना है। उसका आउटकम ये भी हो सकता है, ड्रीम आउटकम, कि मुझे शांति चाहिए यार, मुझे किसी तरह का पीस चाहिए, मुझे थोड़ी सी सेफ्टी चाहिए, मुझे सेफ फील करना है, मुझे स्टूपिड फील नहीं करना, बेवकूफ फील नहीं करना, मुझे एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करना है। इसलिए भी खरीदते हैं लोग कि मुझे लोगों के बीच में वो नहीं दिखना, क्या बोलते हैं, बेवकूफ नहीं दिखना, ठीक है। तो दीज आर ऑल द आउटकम्स जिसके ऊपर आपको सारा प्रोसेस, सारा एफर्ट, सारी मेथोडोलॉजी लगानी है। समझ गए? पहली चीज आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भैया मुझे सामने वाले का ड्रीम आउटकम समझना है। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि ड्रीम आउटकम बहुत सारे लोग समझ रहे हैं और सभी ड्रीम आउटकम के ऊपर ही काम करते हैं कि भैया आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है, आपको अगर बहुत बढ़िया हेल्थ चाहिए, आपको बहुत ज्यादा कामयाबी चाहिए, तो आप हमारा ये कर लो। अब जब ये कंपनी भी आपको यही बोल रही है, ये कंपनी भी यही बोल रही है, तो फिर प्राइस वाली प्रॉब्लम आ गई। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं, दूसरा पॉइंट है कि भैया कितना ज्यादा सर्टेनिटी है कि मैं ये अचीव कर लूंगा, कितनी ज्यादा सर्टेनिटी है। जब एक बायर दो ऑप्शंस में चूज करता है ना, जो दोनों ऑप्शन सेम सपना ऑफर कर रहे हैं कि भैया आप ये चीज अचीव कर लोगे, दोनों सेम चीजें बेच रहे हैं, तो उनका रियल क्वेश्चन पता है क्या होता है? ये नहीं होता कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। उनका रियल क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सा वाला प्रोडक्ट मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है, मेरे लिए सबसे ज्यादा तेज तरीके से काम कर सकता है, मोस्ट लाइकली टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको बहुत समझदारी से ध्यान देना है कि मतलब दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट जहां पे आपको सामने वाले को बिलीव कराना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बढ़िया। इमेजिन करो आपको एक सर्जरी, मतलब भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट आपको कभी भी एक सर्जरी करवानी पड़ जाए, या किसी भी इंसान को आपके आसपास पड़ोस में किसी को सर्जरी करानी पड़ जाए, मुझे करानी पड़ जाए, मतलब इसको पर्सनली नहीं लेना, एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज कर रहे हैं इसे। तो आपका एक डॉक्टर कहता है आपको कि भाई साहब ये मैंने ना कुछ थोड़े बार करे हुए हैं, मतलब कुछ ऐसी सर्जरीज मैंने करी हुई हैं, ठीक है, पर दूसरा डॉक्टर आपको बोले कि मैं इस सर्जरी को 10,000 बार कर चुका हूं परफॉर्म, या 2,000 बार मैं इस सर्जरी को परफॉर्म कर चुका हूं। अब आप मुझे बताओ, दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं सेम आउटकम कि आपकी सर्जरी जी हो जाएगी। आप किसको चूज करोगे, डॉक्टर ए को या डॉक्टर बी को? नहीं, डॉक्टर ए को कर लो।
अब वो सस्ता दे रहा होगा, डॉक्टर ए कहेगा कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सस्ता दूंगा जी। ये कह रहा है कि जी हम मैं आपसे 70,000 रुपए लूंगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं सिर्फ आपसे 20,000 रुपए चार्ज करूंगा। लेकिन थोड़ा ही एक्सपीरियंस है मुझे, कोई बात नहीं, वो तो हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस तो करते करते ही होता है। आप ही वो इंसान हो जिसपे एक्सपीरियंस लेना है मुझे। तो आप क्या बोलोगे? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पे एक्सपीरियंस मत ले भाई। क्योंकि सर्टेनिटी जो है वो अपने आप ही डर को खत्म कर देती है। अच्छा, यहां पे जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे उनको यहां पे बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी। रीजन ये है कि मैंने यहां पे चैट बॉक्स को खोला हुआ है। तो जब चैट बॉक्स, क्योंकि चैट्स भी मैं देखता रहता हूं, ठीक है, तो आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, बट इग्नोर करो इस चीज को। एनीवेज, अब ये बिलीफ कैसे क्रिएट किया जा सकता है? बिलीफ क्रिएट किया जा सकता है एक्सपीरियंस दिला के, सामने वाले इंसान को प्रूफ दे के, सामने वाले इंसान को ट्रैक रिकॉर्ड बता के, सामने वाले इंसान को टेस्टिमोनियल्स दे के, बहुत सारे सामने वाले इंसान को किसी तरह की गारंटी अगर दे पाओ तो वो गारंटी दे के, सामने वाले इंसान को अथॉरिटी स्टैब्लिश करके दिखा के कि जो ये जैसे हमने आईडीएल और के अंदर किया है कि भैया टेस्टिमोनियल्स इतने सारे बताते हैं, प्रूफ इतना सारा दिखाते हैं, एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त देते हैं, इतना जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा, अथॉरिटी इतनी स्टैब्लिश्ड है कि जो इंसान आपको बता रहे हो कि ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं है। चाहे वो मैं जब वेबिनार लेता हूं तब, चाहे वो अंकित सर वेबिनार लेते हैं तब, हम दोनों का सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है, अथॉरिटी बहुत स्टैब्लिश है हमारी मार्केट में, और क्लैरिटी ऑफ प्रोसेस जब हम सामने वाले इंसान को बताते हैं तो उसको बहुत सर्टेनिटी फील होती है। समझ पा रहे हो आप कि हाँ यार, अगर इतना ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, इतने सारे लोग कमा चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है, इतने जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स हैं, तो बॉस कुछ तो होगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी, हो जाएगा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो सर्टेनिटी आपको स्टैब्लिश करनी होती है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपके सामने वाले इंसान के डाउट को बिल्कुल अनरीजनेबल फील कराना पड़ेगा कि अरे तू बेवकूफ है। समझ गए? अब तीसरी चीज जो हमने बात करी थी, 3-4 चीजों के ऊपर बात करी थी ना। पहली चीज क्या थी? मेरा ड्रीम आउटकम क्या है, अचीव हो पाएगा, हाउ लाइकली एम आई टू अचीव इट, टाइम कितना लगेगा और मेरे कितने एफर्ट्स लगवाओगे। तीसरी चीज है टाइम कितना लगेगा। देखो जी, लोग ना बिल्कुल हेट करते हैं कि उनको ज्यादा वेट करना पड़ जाए, वो ज्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं। आजकल देख रहे हो आप, शिपिंग फास्ट करवा दो, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। वीआईपी कोटा में दर्शन करवा दो जी, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। मंदिरों के अंदर, मंदिरों में बहुत सारे वीआईपी लाइंस होते हैं। तो पीपल वांट टू पे अगर उनको लग जाए कि थोड़े कम टाइम में ही मेरी चीज अचीव हो जाएगी। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? जब सामने वाले को अपना ड्रीम आउटकम भी समझ में आ गया, उसको अचीवेबल भी लग रहा है, उसको सर्टेनिटी भी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो सामने वाला इंसान हो सकता है आपसे ये बातें क्लियरली ना पूछे, बट वो क्या करता है? वो अपने दिमाग से एनालाइज कर लेता है। तो आपको क्या करना है? उसके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है वो पहले ही क्लियर करने हैं ना। आपको सोच के चलना है कि मुझे ये 4 लीवर ऐसे अरेंज करना है कि ड्रीम आउटकम बढ़ा दूं, सर्टेनिटी बढ़ा दूं, टाइम इन डिक्रीज कर दूं, और क्या डिक्रीज कर दूं? उसके एफर्ट को डिक्रीज कर दूं, उसको दिखा दूं कि सब कुछ तो किया हुआ है। और टाइम डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं होता कि 2 साल की चीज को आप 5 महीने में करवा दोगे। अगर उसको थोड़ा भी फील हो गया ना, उसको हल्का सा भी रिजल्ट दिखने लग गया, उसको अगर आप ये कह दो, लेट्स सपोज कि आपने किसी को ऑप्शन ए ये बोला, वजन लूज करने गया वो इंसान, जिम के ट्रेनर हो आप, आपने उसको बोला कि भैया आप ना प्रोग्रेस देख लोगे 6 से 12 महीने में। या फिर आपके पास आया कोई इंसान आई डिजिटल के अंदर, अब आई डिजिटल प्रेन्योर में आपने ये चीज बोल दी 6 से 12 महीने लगेंगे, आप कमाने लग जाओगे 2-3 लाख रुपए। या फिर आप उसको ये बोल दो कि भैया अगले 30 दिन के अंदर आप इतना सीख जाओगे कि महीने का 30 से 35,000 कमाने लग जाओ। तो आप बताओ कौन सी चीज के अंदर इंसान ज्यादा दिमाग लगाएगा? उसको थोड़ा फर्क समझना है भाई, थोड़ा सा फर्क अगर समझ में आ जाए तो वो इंसान अपने आप ही आपके लिए है ना। किसी ने बोला कि 6 से 12 महीने में आपको जो है 15 किलो वजन लूज हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन कोई बोलता है कि भैया अगले 7 दिन के अंदर आप थोड़ा सा नोटिस करने लग जाओगे कि आपकी जो चर्बी है थोड़ी ढीली होने लग जाएगी। तो देखो, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सही तो ऑप्शन ए भी है, पर फिर भी ऑप्शन बी के चांसेस ज्यादा हैं। वो अपने आप ही कस्टमर उसकी तरफ जाने लग जाएगा कि अच्छा जल्दी 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 जल्दी। लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो चुकी है यार। लोगों को चाय चाहिए तुरंत, कॉफी चाहिए तुरंत, उनको स्विगी चाहिए तुरंत, जोमैटो चाहिए तुरंत, उनको ब्लिंकिट आ चुका है, कोई भी सामान चाहिए तुरंत। बंदी को टेक्स्ट किया, बीवी को टेक्स्ट किया, गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट किया, रिप्लाई चाहिए तुरंत, सब कुछ चाहिए तुरंत। इसीलिए लोगों की आदत हो गई सक्सेस भी चाहिए तुरंत। वो भूल जाते हैं सक्सेस की होम डिलीवरी नहीं होती है भाई।
सक्सेस की होम डिलीवरी नहीं होती है। सक्सेस के लिए मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। एक तो अपने आप को मुबारकबाद करो, आप अपनी पीठ थपथपाओ ऐसे बैठ के कि आप देखो, कल भी बहुत सारे लोग थे, आज भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन कल वाले बहुत सारे लोग आज नहीं होंगे। हर किसी को इतना सीखने की, इतना पेशेंस के साथ सीखने की आदत ही नहीं है। आप 90% लोगों से तो पहले ही बेहतर हो। लोगों को बड़ा डर लगता है कि सर इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? टॉप हमेशा खाली होता है, कंपटीशन सिर्फ एवरेज लोगों में होता है जो सीखते कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो? जो 60% मार्क्स लाने वाले लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं, बहुत होते हैं, उनमें बहुत कंपटीशन होता है। जो 99% से ऊपर लाने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत इक्के दुक्के होते हैं, बहुत कम होते हैं। टॉप हमेशा खाली मिलेगा आपको। तो आप तो ऑलरेडी बहुत ऐसे लोगों की भीड़ में हो जो गिने चुने हैं। आपको थोड़ी सी मेंटल टफनेस चाहिए, थोड़ा सा लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, आप बहुत अच्छा कर जाओगे यार। शाबाशी दे दो आज खुद को। मैं होता तो मैं तुम्हारी पीठ थपथपा देता, जब मिलूंगा तब थपथपा दूंगा पक्का। ठीक है, अब आगे बढ़े। याद रखना, कोई भी इंसान जिम को क्विट करता है, किसी कोर्स को क्विट करता है, किसी डाइटिंग को क्विट करता है, किसी आदत को क्विट कर देता है, किसी भी चीज को क्विट करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज काम नहीं करने वाली थी। दिक्कत ये थी कि उसको ऐसा लगता है कि रिवॉर्ड बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम लग जाएगा यार, बहुत टाइम लग जाएगा। तो स्मार्ट ऑफर हमेशा जल्दी कैसे जीत सकता है इंसान, जल्दी कैसे उसको फायदा मिल सकता है, दिख सकता है, अर्ली फीडबैक कैसे मिल सकता है, विजिबल प्रोग्रेस कैसे दिखा सकता हूं मैं उसको, इसके ऊपर ही दिमाग लगाते हैं लोग। क्योंकि याद रखना, फास्ट हमेशा बीट कर देगा फ्री चीज को। फ्री में अगर आपको कोई चीज मिल रही होगी और वहीं पे कोई चीज ऐसी होगी, देख लो ना, सॉफ्टवेयर्स के इतने प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स क्यों बिकते हैं? फ्री सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, बट फिर भी लोग पैसा देके कुछ सॉफ्टवेयर्स खरीदते हैं, कुछ ऐसे टूल्स खरीदते हैं, कुछ एआई टूल्स खरीदते हैं। क्यों? चैट जीपीटी का नॉर्मल वर्जन भी है, चैट जीपीटी का बहुत प्रो वर्जन भी है, प्रीमियम वर्जन भी है। तो लोग पैसा देके क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको वेट नहीं करना भाई, उनको टाइम नहीं लगाना, उनका टाइम बड़ा कीमती है, उनको छोटे छोटे मैसेजेस नहीं चाहिए, उनको इतना लंबा वेट नहीं चाहिए एआई टूल्स के अंदर, तो पैसा देते हैं। फ्री हमेशा बीट हो जाएगा फास्ट के द्वारा। अब लास्ट हमारा क्या आ गया दोस्तों? उसका एफर्ट कितना लगने वाला है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हमेशा लोग, समझो आप कि उनको आउटकम तो चाहिए, बट वो भागते हैं एफर्ट डालने से, उनको ज्यादा पेन होगा, उनको ज्यादा इनकन्वीनियंस होगी, तो इस चीज से लोग भागते हैं। अगर उनको ऐसा फील होगा कि ये जो रास्ता है ना, ये बड़ा ज्यादा एग्जॉस्टिंग होने वाला है, बड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, बड़ा सोशली ऑकवर्ड होने वाला है, मेरी इज्जत थोड़ी सी मार्केट में चली जाएगी, बड़ा ज्यादा मेंटली ड्रेनिंग होने वाला है, तो अपने आप ही एफर्ट और सेक्रीफाइस जो है वो उनको फ्रिक्शन जैसा लगने लग जाता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये चीज नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जितना ज्यादा आप फ्रिक्शन फील करवाओगे, उतना ज्यादा आपका जो ऑफर है, वो आपका जो आउटकम है, वो कम वैल्यूएबल होना शुरू हो जाएगा। भले ही आउटकम बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जबरदस्त है, बट उनको फ्रिक्शन अगर फील हो गया तो आपका आउटकम गिरने लग जाएगा। समझ गए? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये चारों बातें अगर आपने समझ लिया ना, कितने लोगों को ये चारों बातें बिल्कुल तरीके से समझ में आ गई हैं? ग्रेट यार, बहुत जबरदस्त ऑडियंस है हमारी आज। चलो फिर ऑफर क्रिएट करना शुरू कर दें। अब तैयार हो? तैयार हो? ऑफर क्रिएट करना शुरू कर दे, मजा आएगा। हम किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं अपने बीवाईओबी को, ये आपको बताऊं मैं। अच्छा, अब कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि प्रीमियम प्राइसिंग पे ही काम करना है हमें? 80,000 हो सर, आने वाले टाइम में 5 लाख हो जाए, मैं काम करना सीखूंगा, क्योंकि जब 5 लाख का सेल करूंगा तो मेरा कमीशन भी तो 2 लाख रुपए होंगे एक प्रोडक्ट पे। और बिकता तो कल भी बताया था मैंने, सोनाटा भी है और रोलेक्स भी है, और लोग खरीदने वाले भी हैं, लोग चाहते भी हैं। जब आप ऑफर क्रिएट करने जाओगे तो सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको सामने वाले इंसान का ड्रीम आउटकम आइडेंटिफाई करना। ये अभी हमने सीख लिया। ड्रीम आउटकम क्या हो सकता है इंसान का, एग्जैक्ट क्वांटिफाई तरीके से,
कि उसका ड्रीम आउटकम आप लिख सकते हो कि भैया 2 लाख रुपए आप कैसे कमाओगे अगले 1 महीने के अंदर, 5 लाख रुपए आप कैसे कमाओगे अगले 1 महीने के अंदर। यह सामने वाले इंसान का डिफाइंड ड्रीम आउटकम हो सकता है। पहले मैं क्या करता था कि आप हमारे सिस्टम के अंदर अगर शुरुआत करते हो तो आपको इतने सारे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे, आपको ये सब सारी चीजें मिलेंगी, बट जब दिमाग में ये चीजें समझ में आई तो आप सामने वाले को दिखा सकते हो कि आप अपने घर पे बैठ के फ्रीलांस करके किस तरीके से महीने का 50,000 कमा सकते हैं। सिर्फ 15 दिन के अंदर आप ये चीजें कैसे सीख सकते हो कि घर पे बैठ के 50,000 महीने का कैसे कमाना है। BYOB भी इसी तरीके से डिजाइन होगा कि आप अपने घर पे बैठ के सिर्फ 20 दिन के अंदर कैसे ये चीज सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने आउटकम डिफाइन कर दिया सामने, ड्रीम आउटकम उसका क्या है। अब स्टेप 2 है कि हमें उसके सारे प्रॉब्लम, बहुत क्रूशियल स्टेप है भाई, इस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। जितने भी प्रॉब्लम सामने वाला फेस कर सकता है उन सारे प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना दूंगा मैं। जब भी कोई इंसान मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा, मेरे प्रोडक्ट को यूज करने से पहले और मेरे प्रोडक्ट को यूज करने के जस्ट बाद उसके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स की सोच के मुझे क्या करना है, मुझे एक लिस्ट बनानी है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अब किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं भाई, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? सोचो, आप बताओ किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं आपके बिजनेस में, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं बताओ। कि सर फेक तो नहीं है, पहला, ठीक है, पैसा नहीं है मेरे पास, सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, अगर मैं नहीं बेच पाया तो, इतना पैसा खर्चने के बाद भी अगर मैं नहीं कर पाया तो, पूरा अमाउंट एक साथ देना जरूरी है क्या, इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास, अगर मैं खरीदने के बाद फंस गया, ठीक है, स्टक हो गया, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, तो मेरे को कौन मदद करने वाला है भाई? किसी इंसान ने मेरे से पहले पैसा कमाया है क्या? आपने कितना पैसा कमाया है जी? मेरा पैसा डूब गया तो बिजनेस करने के लिए मुझे स्टाफ वगैरह रखना पड़ेगा क्या? इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास यार। यार इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, इतना टाइम नहीं हो पाएगा मेरे से, मुश्किल है मेरे लिए यार। पार्ट पेमेंट होता तो मैं सोच सकता था, एक साथ तो इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। मुझे नहीं लगता यार इसमें इतना ज्यादा स्कोप है। एक काम करो, आप पैसे दे दो, ऐसा होता है? अच्छा, इसमें तुम्हारा कितना कमीशन है वैसे? अगर परचेज करने के बाद मुझे नहीं समझ में आया कुछ तो पैसे लगेंगे क्या? यही सब होते हैं प्रॉब्लम्स। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बताओ? यही प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको क्या करना है सर, दिमाग लगा लगा के जितना लिख सकते हो उतने प्रॉब्लम्स लिख के बताओ, क्योंकि जितने प्रॉब्लम के आप सॉल्यूशन निकालोगे उतना ज्यादा वैल्यूएबल आपका ऑफर बन जाएगा। जितना ज्यादा अपना दिमाग खोल सकते हो। सारे सारे अफिलिएट्स को भी मैं ये चीज बोल रहा हूं, अगर मुझे मैनेजर्स सुन पा रहे तो उनको भी मैं ये चीज बोल रहा हूं कि आपको अपने अफिलिएट्स के साथ बैठना है और सबसे ये चीजें पूछनी है कि भैया आपके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कस्टमर्स के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और खरीदने से पहले कस्टमर्स के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और BYOB के अंदर हमने पहले ही ये काम कर लिया, हमने पहले ही पूरा दिमाग लगा लिया कि खरीदने से पहले लोगों के कितने प्रॉब्लम्स होने वाले हैं और खरीदने के बाद लोगों के कितने प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। और याद रखना, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप लिखोगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 क्या कहता है हमारा? चलो सॉल्यूशन की लिस्ट बनानी शुरू कर दो भाई। जितनी प्रॉब्लम है ना उतने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बनेंगे। और सॉल्यूशन कैसे बनेंगे? अब मुझे प्रॉब्लम्स बताओ, चलो फटाफट। सॉल्यूशन पहले बनेंगे नहीं, बनेंगे तो बाद में। पहले आपको उनके सॉल्यूशंस को ना लिखना है, सॉल्यूशन की लिस्ट बनानी है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। और सॉल्यूशन की लिस्ट बनाना बड़ा सिंपल है। आपको सिर्फ उस प्रॉब्लम को घुमा के पैसिव वॉइस के अंदर लिख देना है। जैसे किसी ने बोला आई डोंट हैव मनी, तो आपको यह सोचना है कि हाउ कैन यू स्टार्ट विथ अस इवन इफ यू डोंट हैव मनी। समझ लो, कॉपी राइटिंग बोलते हैं इसको। आपको दिमाग लगा के सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है।
अब इसको कैसे डिलीवर करेंगे आगे समझेंगे हम। किसी ने बोला माई पेरेंट्स वोंट अलाउ मी, हाउ कैन यू स्टार्ट दिस बिजनेस, या हाउ कैन यू अर्न 50,000 per month within 20 days with us even if your parents doesn't allow you? किसी ने बोला फेक है। तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे बना चुके हैं लोग। आई डिजिटल प्रेन्योर इज फेक, वॉच फुल वीडियो, और उसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। नेगेटिव टर्म देके वो पहले बुलाते हैं, थंबनेल देख के लोग आते हैं कि अच्छा अच्छा फेक है, बताओ बताओ, फिर उसके अंदर वो अच्छे से बता देते हैं और वहां से उनके क्लाइंट कन्वर्ट भी होते हैं। समझ गए? सोल्यूशन की पूरी लिस्ट बनेगी। कैसी लिस्ट बनेगी दोस्तों? जैसे मैंने अभी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम बताए कि इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि ये सब कर पाऊं, तो इसका सोल्यूशन कैसे बनेगा? हाउ यू कैन स्टार्ट द बिजनेस विद अस इवन इफ यू हैव टाइम प्रॉब्लम, व्हेन यू हैव टाइम प्रॉब्लम। फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, who will help me if I get stuck after buying? How you can grow in this business even if nobody is there to help you? अतरंगी से अतरंगी प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। कोई कह रहा है आप मेरे पैसे भर दो, इसको भी लिखो और इस पे भी सोचो कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूं। हाँ, बुला तो सकते ही है ना एटलीस्ट। देखो आप मेरे पैसे भर दो, उसने बोल दिया। अब इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम देखो, आज तक दुनिया में कोई भी अमीर बना है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही बना है। याद रखना इस चीज को। प्रॉब्लम अगर ना हो तो दुनिया में कोई अमीर ही ना बने। हम लोग प्रॉब्लम से घबराते हैं। आज मैं आपको एक मेंटल शिफ्ट देना चाहता हूं। जितनी प्रॉब्लम दिखे उतनी अपॉर्चुनिटी है। सोचो, जितनी प्रॉब्लम दिखे। भावेश अग्रवाल को रात के 2:30 बजे किसी ऑटो वाले ने उतार दिया, कैब वाले ने उतार दिया, उस बंदे ने ओला बना दिया। उस बंदे को प्रॉब्लम समझ में आ गई। शायद रितेश अग्रवाल के बारे में भी ये कहानी है, आई एम नॉट श्योर। अगर है, शायद मैंने कहीं, याद है मुझे, छोटी सी वीडियो देखी थी कि उनके मालिक ने, मकान मालिक ने शायद उनको घर से निकाल दिया था। ऐसा कुछ हुआ था शायद, आई एम नॉट श्योर। तो भाई जितनी प्रॉब्लम होंगी उतने सोल्यूशन होंगे, और जितने सोल्यूशन होंगे उतना धंधा है। सोल्यूशन तो हर चीज का है, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बदनजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा, इतना देखा है तुमने, इतनी बात घुसी नहीं तुम्हारे दिमाग में। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। लोग कहते थे कि सर इतना पैसा तो है नहीं, 30,000 रुपए कैसे लगाऊं, जो बिजनेस में पहले करता था। तो मैंने सोल्यूशन लिस्ट किया। हाउ कैन यू क्वालिफाई दिस लेवल इवन इफ यू डोंट हैव मनी, सिंगल मनी। और उस पर मुझे सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं डिलीवर करूंगा ये चीज। ये चीज मैंने नोटिस किया। मेरे जिम ट्रेनर को मैंने बताया ना कि मैंने ये फॉर्मूला अपने जिम ट्रेनर को भी दिया। उस बंदे ने क्या किया, उसके पास जो भी आता था, जैसे क्लाइंट्स आते थे, तो पहले वो क्या करता था, कोई क्लाइंट बोले उसको कि भाई मेरे को तो रोज बाहर लंच करना पड़ता है, मैं डाइट को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। अब पहले वो कहता था कि अगर नहीं फॉलो कर पाओगे तो भाई साहब नमस्ते है, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता आपके साथ काम, छोड़ो रहने दो। ऐसे उसके बहुत सारे क्लाइंट लूज हो रहे थे। बट एक टाइम पे मैंने उसको जब ये चीज बोली कि भाई उसको बोल ना कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके दे दूंगा, एक ऐसा मैनुअल दे दूंगा जिसमें आप घर से बाहर भी जाओ तो रेस्टोरेंट में भी वो चीज आपको मिल जाएगी, और आपको सिंपली आप 100% हर रोज बाहर खाओ, बट आपको वो चीजें खानी है बाहर भी, और इससे देखना आपका डाइट भी मेंटेन रहेगा। सामने वाले ने उसको बोला, कस्टमर्स को बोलना शुरू किया कि जी मैं आपको एक मैनुअल दे दूंगा। मैनुअल बनाने में एक बार की मेहनत लगी है उस बंदे की, एक बार की मेहनत लगी है, बट अब वो सारे कस्टमर्स को क्लोज करता चला जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके सारे सोल्यूशन लिखने। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता दिया। आगे लगाओ सबसे पहले हाउ यू कैन सॉल्व, हाउ वर्ड लिखो। उसके बाद उसी वर्ड को, जैसे इसने बोला व्हाट इफ आई डोंट गेट सेल्स, अगर मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं बेच पाया, तो मुझे नहीं लगता मैं बेच पाऊंगा। तो हाउ यू कैन गेट सेल्स इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ सेल्स। कितने लोगों को मजा आ रहा है जी? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। बताओ, आप मेरी गारंटी लेते हो कि मैं पैसे कमाऊंगा? ओके, इस पे लिखो हाउ यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड एंड यू कैन बी गारंटेड दैट यू विल बी मेकिंग मनी। इसको लिख लो,
बाद में हमें इसकी इसके वीडियोस इसका कुछ भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम कैसे उसको यकीन दिलाएं। भाई माइंडसेट का ही तो खेल है। अगर आपने बोला कि हाउ यू कैन बी गारंटीड या हाउ कैन यू फील गारंटी, हाउ कैन यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट यू विल बी मेकिंग मनी, उसके अंदर हमें यही तो समझाना है सामने वाले इंसान को कि भाई एक बात बताओ, इस अगर हम मान लो एक नोट बनाते हैं इसका, या हम किसी भी तरीके से हम 1-to-1 में भी बता सकते हैं, जूम कॉल के अंदर भी बता सकते हैं, कोई वीडियो भी बना सकते हैं, कोई ऑडियो नोट के अंदर भी ये प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं सामने वाले इंसान की। उसमें हम यही तो समझाएंगे कि भाई एक बात बता, जब डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो क्या डॉक्टर गारंटी लेता है इस चीज की? मैं आपकी बिल्कुल बात समझ रहा हूं। पहले तो आप ये बोलोगे, बिल्कुल उसके अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं जाना, आपको कस्टमर की बात समझनी है कि मैं गारंटी आप जो मांग रहे हो ना, मैं आपको बिल्कुल फील कर पा रहा हूं, क्योंकि जब मैं नया नया आया था तो मेरे को भी ये चाहिए था कि यार गारंटी क्या है। मेरा भी मन करता था कि गारंटी कहां है, बट मेरे को एक बात समझाई गई और मेरे को बहुत समझ में आई, तो मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूं। आपने क्या किया? फील फेल्ट फाउंड लगा दिया। ये पूरा सेल्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये पूरा स्किल है भाई सेल्स। एक आपने फील फेल्ट फाउंड लगाया कि मैंने भी आपको फील किया है, आप कुछ अलग नहीं हो, मैं भी आपको फील कर रहा हूं, और फिर मुझे ये समझ में आया, और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप सामने वाले को बिल्कुल अगेंस्ट चले जाते हो ना, उसने बोला कि यार मेरे को तो कोई गारंटी बताओ, क्या आप कहते हो तो पागल है क्या, गारंटी किस चीज की होती है, तेरा दिमाग खराब है, गारंटी होती है यहाँ पे कोई है? तू घर बना रहा है, क्या गारंटी है कि घर तेरा भूकंप आएगा और टूट नहीं जाएगा? पागल कहीं के। अगर आप ऐसे चलेगा, आप बंदा लूज कर दोगे। जिंदगी में वो बंदा कभी आपके साथ बिजनेस नहीं करने वाला है। आप उसको बोलोगे तू घर से बाहर निकल, बम फट जाए, क्या गारंटी है बच जाएगा? पागल है क्या? तो आप बोल तो दोगे, बट सामने वाला इंसान, और सही भी बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। अगर वो घर से बाहर निकलता है और नीचे ही बम लगा रखा हो किसी इंसान ने, ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल भाग जाएगा, गाली भी देके जाएगा। तो उसके अंदर हम सही तरीके से अगर समझाएं कि देखो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो कोई गारंटी नहीं होती, पर वो पूरी कोशिश करता है ना। अब जब आप काम करोगे, एक कहानी भी सुना सकते हो, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। एक कहानी बड़ी सुंदर सुनाता हूं मैं आपको, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो कि भैया एक गांव में दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। राम श्याम दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई हमें एक डेयरी का बिजनेस शुरू करना है। हम कल दोपहर के 12 बजे ठीक इसी पेड़ के नीचे मिलने वाले हैं, शहर जाएंगे, शहर से 30-30 हजार रुपए लेके जाएंगे शहर, और वहां से एक एक भैंस खरीद के लेके आएंगे और दूध बेचने का काम शुरू कर देंगे गांव में। भैया अगले दिन राम तो पहुंच जाता उस पेड़ के नीचे, श्याम नहीं पहुंचता। राम बड़ी देर तक इंतजार करता। पुराने जमाने में ना घड़ी होती थी, ना फोन होता था, कुछ होता नहीं था, तो बंदा वेट करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, आया ही नहीं, श्याम नहीं आया भाई। 4-5 घंटे के बाद राम ने पकड़ी बस, राम चला गया भैया शहर। शहर जाके उसने भैंस खरीदी, भैंस खरीद के उसने सोचा कि गांव जाके बिजनेस करूं, इससे अच्छा शहर में ही कर लेता हूं। शहर में ही उसने रेंट का मकान लिया, उसने वहां पे दूध निकालना शुरू किया, बेचना शुरू किया। उसका धीरे धीरे दूध का धंधा चल पड़ा। उसके बाद उसने उससे पनीर बनाया, उसने बालूशाही बनाई, उसने बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बना दिए। अब 2 साल के बाद जब वो वापस आया एकदम अपनी चमचमाती हुई गाड़ी के अंदर, अपने गांव में वापस आता है, तो गांव में बिल्कुल बीच चौराहे पे एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे एक खाट लगा के श्याम वहां पे पड़ा हुआ है। राम उसके पास जाता है, राम पूछता है भाई तेरा दिमाग खराब है, तू क्यों नहीं आया था यार? वो देखता है, अरे तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी छोड़, तू बता तू आया क्यों नहीं था उस दिन, धोखा क्यों दिया? वो कहता है यार एक्चुअली ना मैं बहुत मोटिवेटेड था, रात को जाके मैंने अपने पापा को बोला कि 30,000 रुपए दे दो और हम जो है भैंस खरीद के लेके आएंगे। तो कहते वो कि अगर तेरी भैंस मर गई तो? अगर भैंस मर गई तो गारंटी किस चीज की होती है भाई? मैं कहता हूं 99.9% भैंस मर गई, 0.1% अगर नहीं मरी तो? 99% मर गई, 1% नहीं मरी तो? ये भी तो सोच लो। तो सामने वाले इंसान को आप देखो, हाँ बिल्कुल गौरव कह रहा है फिर से एक ले लूंगा, बिल्कुल सही बात है। यू गेट इट? आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरे प्रॉब्लम्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको सारे सॉल्यूशंस की लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको ये पूरा व्हीकल डिजाइन करना है, जिसको हम बोलेंगे हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करोगे? हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम?
और इसके अंदर बहुत सारे तरीके आते हैं जिससे आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपने पहले समझ लिया, आपने ना प्रॉब्लम्स लिख लिए, प्रॉब्लम लिखने के बाद उनके सॉल्यूशंस लिख लिए। अब वो सॉल्यूशंस के ऑडियो नोट्स बनाए जा सकते हैं, वो सॉल्यूशन 1-to-1 में दिया जा सकता है, जो सारी चीजें आई डिजिटल प्रिन्योर ऑलरेडी करता है। अब यहां पे प्रिंट ऑन डिमांड का जब हम बिजनेस करने वाले हैं तो हमको एक चीज समझ में आती है कि भाई सामने वाले इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डिजाइन कहां से लेके आएगा, है ना। प्रिंट ऑन डिमांड का उसने मशीन ले लिया, उसने सब कुछ ले लिया, अब हर डिजाइन चलता भी तो नहीं है। वो कैसे डिजाइन इस तरीके से क्रिएट करे कि उसका ट्रेंडिंग डिजाइन चले ही चले। हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने लिए ले ली कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी जो है वो आपको हर महीने इतने जबरदस्त जबरदस्त ट्रेंडिंग डिजाइन्स देगी, आपको सिर्फ उसमें से इंस्पिरेशन लेनी है। उसको कॉपी करना चाहो उसको भी कॉपी कर लो, या तो अपना खुद का डिजाइन बना लो उससे इंस्पिरेशन लेके, जो बिल्कुल ट्रेंड पे चल रहा है ना। जैसे अभी मेसी आया था, मेसी ट्रेंड पे था तो मेसी से रिलेटेड, शाहरुख खान से रिलेटेड कोई पोस्ट बन सकता था, चल जाता। तो हमने क्या किया है, BYOB के अंदर ऑलरेडी जितनी प्रॉब्लम हो सकती हैं खरीदने से पहले और खरीदने के बाद, उन सब के सोल्यूशन निकाल दिए। और अगर सबके सोल्यूशन निकाल दिए और वो सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है सामने वाले इंसान को। आप इतना करते हो सर, हम क्यों नहीं कर पाते? पता नहीं यार, हम अकेले नहीं करते हैं, पूरी टीम करती है काम। और आपको बस ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर पाते। शुरुआत कल ही मैंने बताया था ना, शुरुआत सबकी वैसे ही होती है यार। शुरुआत सबकी कंफ्यूज्ड होती है, सबकी डर में होती है, सबको समझ नहीं आ रहा होता कैसे होगा, कैसे करेंगे, सब अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने अंदर थोड़ा सा विश्वास लेके आना है दोस्त। बाकी सारा काम कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। कितने लोगों को बहुत तरीके से समझ में आया है कि ऑफर एक्चुअल डिजाइन होता कैसे है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखता है। वो 4 चीजें बताओगे आप मेरे को? पहली चीज क्या थी? ड्रीम आउटकम। दूसरी चीज क्या थी? क्या बढ़ाना है? सर्टेनिटी इंक्रीज करनी है। तीसरी चीज क्या थी? उसके टाइम कितना लगेगा वो हमें कम करना है। और चौथी चीज क्या थी? उसके एफर्ट्स कितने लगने वाले हैं, उतनी सेक्रीफाइसेस कितनी लगने वाली है, वो हमें कम करनी है। अब मैं आपको बताता हूं अब होगा क्या आने वाले टाइम के अंदर। 26 तारीख को, आज मैंने आपको ना बेसिक्स बहुत अच्छे से समझा दिया, कल भी समझा दिया, आज भी समझा दिया। अब आपको इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स दूंगा मैं। क्योंकि होगा क्या, जब आप इसको सेल करना शुरू करेंगे मार्केट में, तो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। कितने लोगों को लगता है दिक्कतें आएंगी? आपको सवाल के जवाब ही नहीं पता होंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएंगी। बट अगर मैं ऐसा कहता हूं आपसे कि भैया उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर करके मैं आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दूंगा, जिसके अंदर मैं बात करूंगा, मैं क्लोज करूंगा, मैं उनके डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करूंगा, और उसकी एग्जैक्ट कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे आप उसको सिंपल इंप्लीमेंट करो, रेप्लिकेट करो, डुप्लीकेट करो, सीखो और रिजल्ट निकाल दो। मैं भी दूंगा, अंकित सर भी देंगे, शिवम सर की कॉलिंग्स भी होंगी, कनिष्क सर की कॉलिंग्स भी होंगी, हम सब लोग मिलके, दिव्यांशु पांडे सर की कॉलिंग्स भी होंगी, हम सब लोग मिलके आपके लिए कॉल करके वो सारे ऑब्जेक्शंस जो मार्केट आपको दे सकता है वो सब आपको क्लियर करके दे दो। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। 26 तारीख से फाइनली हम BYOB के ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। 26 तारीख के बाद जो भी संडे पड़ेगा, अच्छा 26 तारीख को मैं एक ऐसा वेबिनार करने जा रहा हूं। मुझे ये बताओ कैसा रहेगा अगर आपके कमीशंस जो हैं वो और बढ़ जाएं, जो 10% वाले हैं, 15% वाले हैं, वो 20% पे पहुंच जाएं इमीडिएटली। जो 25% वाले लोग हैं, 30% वाले लोग हैं, 35% वाले, 35 और 30% वाले तो है ही नहीं, खैर वो तब बन पाएंगे जब वो क्वालिफाई करेंगे, अगर आपने मार्केटिंग प्लान समझा है। लेकिन अगर वो हो जाए तो कैसा रहेगा? और बढ़ जाए आपका कमीशन तो। ठीक है जी, संडे है 4 तारीख को।
26 को वेबिनार होगा और उसके बाद 4 तारीख या 11 तारीख को मैं सेल्स वेबिनार करूंगा। 26 से लेके 11 तारीख तक का टाइम होगा हमारे पास जबरदस्त तरीके से लीड्स पे काम करके वेबिनार में इनवाइट करने का। यही काम करेंगे हम, एक 4 को भी वेबिनार कर लेंगे संडे को और 11 को भी कर लेंगे, हर संडे वेबिनार करेंगे शुरुआत में, ठीक है। और इसकी लीड जनरेशन पूरी पूरी कंपनी ने अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स बिठा दिए हैं, तो आपको पूरी लीड जनरेशन की इंफॉर्मेशन भी 26 तारीख को मिल जाएगी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा जहां से आपको लीड्स मिल सकती हैं। बाहर कहीं से लोगे, कंपनी इसकी कोई गारंटी लेगी ही नहीं। हो सकता है फेक लीड्स आ जाए, हो सकता है रिपीटेड लीड्स आ जाए आपके पास, हो सकता है वो लीड्स गलत हों, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी कंपनी ने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पूरा बिठाया है, ट्रस्टेड पार्टनर्स बिठाए हैं जिन लोगों पे ट्रस्ट है हमें। ऑलराइट, ओपन साइट फॉर साइन अप। नो, अभी तो अब ओपन नहीं है भाई। साइन अप सीधा सीधा 20 तारीख तक ही ओपन था। IDB इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई नो, थैंक यू सो मच। ओके, खुद ही लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है आप खुद करना चाहो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको कंपनी से करवाना है तो कंपनी के ट्रस्टेड पार्टनर्स हमने ऑन बोर्ड करे हैं अभी। 26 तारीख को इसकी डिटेल्स मैं दूंगा और 26 को ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10% या 15% पे हो तो उसको आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो, 20% तक कैसे जा सकते हो। अगर आप 25% का कमीशन स्लैब पे हो तो उसको भी 6%, 10% के हिसाब से और कैसे बढ़ा सकते हो इमीडिएटली उसी दिन, ठीक है। तो 26 तारीख के वेबिनार को मिस ना करें। कोई कह रहा है हमारे लिए क्या फ्री है सर? आप कुछ कहना चाहोगे आप लोग उसके लिए जिसने अभी बोला है हमारे लिए क्या फ्री है सर? किसी दिन बैठ गया ना तेरे साथ बगल में, अच्छे से बताऊंगा ऐसे गले पे हाथ रख के तेरे लिए क्या फ्री है। तो इतना कुछ फ्री दे दिया जो सोच नहीं सकते पूरे इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इंसान, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। उसका कह रहा सर हमारे लिए फ्री क्या है? कोई नहीं, I'll see you all. I hope आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इन पिछले 2 सेशंस के अंदर। कैसा लगा आपको, मजा कितना आया ये बताओ मुझे। पिछले 2 सेशंस के अंदर आपका दिमाग कितना क्लियर हुआ है बिजनेस को लेके या बिजनेसेस को लेके। अच्छा, इसके अंदर हम और अपने ऑफर को और एनहांस कैसे करते हैं? हमारे ऑफर को हम और ज्यादा एनहांस तब करते हैं जब हम उसके अंदर अर्जेंसी भी क्रिएट कर देते हैं, बहुत जबरदस्त अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अब ये चीजें आने वाले टाइम में और धीरे धीरे करके सीखेंगे कि ये जो भी फायदे हैं भाई, सर्टेनिटी भी जबरदस्त मिलेगी आपको, आपका टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको मिल सकता है, लेकिन तभी मिलेगा जब आप इतने से लोगों के बीच में अटेंड कर लोगे या हमारे साथ काम करना शुरू करोगे। इसको बोलते हैं अर्जेंसी। और ये क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होती है, ये आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक के ऊपर सेशन जब रखेंगे तब क्लियर होता चला जाएगा आपको। ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आई विल सी यू ऑल ऑन 26। याद रखें इसकी कम्युनिकेशन आ जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। 26 को एग्जैक्ट हमारा प्रोसेस आपको पता लग जाएगा कि भाई हम जो 4 तारीख को वेबिनार करने वाले हैं उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर्ड होना है, क्या क्या चीजें करनी है, कितनी लीड्स लेनी है, कहां से लेनी है, कितनी कॉलिंग्स करनी है, कॉलिंग्स के ऊपर क्या बातें करनी है, इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी उस दिन। और उसी दिन आपको ये भी बताया जाएगा कि आप अपना परसेंटेज, कमीशन स्लैब, कमीशन स्ट्रक्चर कैसे बड़ा कर सकते हो, आप और बड़े बिजनेस पार्टनर कैसे बन सकते हो हमारी BYOB के अंदर। ऑलराइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।